हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सरकारी परीक्षा। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगे होंगे। तो क्या करोगे, जल्दी जल्दी सभी लाइव आ जाओगे, क्लास को क्या करते जाओगे, शेयर करते जाओगे। ठीक है, बहुत फास्ट सभी लाइव आएंगे, क्लास को शेयर करते जाएंगे। देखो डेली हमारे यहाँ पे सुबह सुबह करंट अफेयर चलता है ना। तो सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो भाई आज है 29 सितंबर। ठीक है, आज हमारा क्या है गाइस, 29 सितंबर है। तो आज हम करंट अफेयर कवर करेंगे 29 सितंबर का। ठीक है, तो आप लोग सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे और क्लास को क्या करते जाएंगे, एक प्यारा प्यारा लाइक, एक बहुत ही प्यारा शेयर। डेली होती है मॉर्निंग में 7 AM ये हमारी क्लास है ना। तो आप लोग सुबह 7 बजे जुड़ जाया करो सारे के सारे। चलिए ओके, तो लास्ट तक बने रहेंगे। लास्ट में हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे बहुत सारा यहाँ पे, तो एंड तक आप लोग बने रहेंगे। चलो, ये मेरी क्लास होती है गाइस शाम को 9 बजे। कब? मंडे, ठीक है, वेडनेसडे एंड फ्राइडे है ना। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ये क्लास शाम को 9 बजे होती है। तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन किया करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक जो अब आगे आने वाला टॉपिक होगा, भारत की स्थिति और विस्तार होगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए टॉपिक वाइज क्लास चल रही है। कैसी चल रही है? टॉपिक्स। ठीक है, टॉपिक्स चल रहे हैं हम यहाँ पे जीके जीएस में, जो भी टॉपिक्स हैं आपके वो करा रहे हैं स्टैटिक में। ठीक है, चलो एक प्यारा सा मोटिवेशन देखते हैं, देन क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमारा मोटिवेशन क्या है? जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जरा कामयाब तो होने दो मुझे मेरे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो चार लोग मेरे पीछे बातें करते हैं, ठीक है, जो चार लोग मेरे पीछे बातें करते हैं वह भी मेरे पीछे चले आएंगे, है ना। तो भैया कहते हैं ना, वो कहावत सुनी होगी ना, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। आज तक किसी ने भी वो चार लोग नहीं देखे और कुछ कहते भी नहीं है। हम लोगों की एक अवधारणा सेट हो गई है कि चार लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो वो चार लोग भी भैया सुधर ही जाएंगे। ठीक है, जरा हमारे दिन तो फिरने दो। चलो, तो इसी प्यारे से मोटिवेशन के साथ हम क्लास को गाइस कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है भाई? MS स्वामीनाथन। ठीक है, अब ये बताओ विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? ठीक है, ये बताओ। तो गाइस भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है भाई? MS स्वामीनाथन है। ठीक है, स्वामीनाथन का निधन कितने वर्ष की उम्र में हुआ? ठीक है, तो इनका निधन हुआ है कितने वर्ष की उम्र में। अब विश्व में कौन है जो हरित क्रांति है उसके जनक, ये भी बता दो जरा लगे हाथों। ठीक है, चलिए ओके, आंसर करेंगे। देखो प्रथम हरित क्रांति, प्रथम हरित क्रांति कब आती है भारत में? तो ये सभी को पता ही होगा गाइस, कब आती है ये? 1967 to 68, है ना। और द्वितीय यानी सेकंड हरित क्रांति कब आती है? तो ये आती है गाइस 1980 के समथिंग, है ना। तो ये आपको पता ही होगा, 2 बार आती है। हमें प्रथम ज्यादा याद करनी होती है। हरित क्रांति आपकी कृषि से संबंधित, जिसमें आपके गेहूं, है ना, गेहूं पर मुख्य रूप से जोर दिया गया था, गेहूं और चावल। और कहाँ आई थी सबसे पहले? तो आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, हम कह दें सबसे पहले पंजाब, है ना, वेस्टर्न यूपी, कुछ पार्ट हम बात करते हैं इसका हरियाणा का, ऐसे कुछ इन क्षेत्रों में आई थी, राजस्थान, है ना। तो यहाँ पे हरित क्रांति सबसे ज्यादा बड़े लेवल पे तो पंजाब में ही आई थी, पंजाब में ब्रॉड लेवल पर, है ना। तो वैसे याद रखें, गेहूं सबसे इंपॉर्टेंस दी गई थी, सबसे ज्यादा इसमें किसको दी गई थी? गेहूं को, है ना। उच्च किस्म के गेहूं, है ना, अच्छे उर्वरक आदि, सिंचाई की सुविधाएं अच्छी, तो यही सब हरित क्रांति थी। इसीलिए आज आप देखते हो, आज भी आपका जो ये जो नॉर्थ वेस्ट आपका इंडिया का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, ये कृषि के क्षेत्र में, है ना, बहुत ही आगे है। ठीक है, कृषि खूब होती है भारत में, लेकिन गाइस यहाँ पे क्या है ना, एक तरीके से हम बात करें, ट्रेड करने वाले किसान पाए जाते हैं, व्यापार करने वाले, है ना, बहुत ही बड़े बड़े किसान पाए जाते हैं कि भाई वो अपनी कृषि का बहुत अच्छे से उच्च मूल्य पे क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर कृषि की उपज होती है। ठीक है, क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दो आप लोग। ठीक है, क्लास को क्या करोगे, लाइक एंड शेयर करते जाओगे। एक मिनट, क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाओ सभी, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ तुम लोग क्लास को शेयर वेयर करते रहते हो और आपके और फ्रेंड्स लोग भी क्लास में आ जाए। ठीक है, ये छोटे छोटे से काम आप लोग कर लो। ठीक है, लाइक एंड शेयर करते रहा करो क्लास को। छोटा सा ही काम देती हूँ आपको, ज्यादा नहीं देती। देखो मैं पढ़ाती हूँ आपको, लेकिन आपका काम देती हूँ सिर्फ और सिर्फ शेयर करने का, है ना। चलिए, तो भाई कितने वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है? तो कितने वर्ष की उम्र? 98 ईयर्स की में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक। विश्व में हम बात करते हैं, विश्व में तो कौन है गाइस? सभी को पता है, नॉर्मन बोरलॉग, है ना। नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, ये सभी को पता ही आपको। चले देखते हैं इसके बारे में आगे।
तो गाइस ये कह रहा है भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार थे। उनका निधन गुरुवार 28 सितंबर को चेन्नई में हुआ है। क्योंकि गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो आपको याद रखना है 28 सितंबर को कहाँ हुआ है, चेन्नई में इनका निधन हो गया है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से इनकी डेट याद रखनी है। स्वामीनाथन का जन्म की डेट याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1925 में तमिलनाडु में हुआ था, है ना। उन्होंने देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दिया। उन्होंने धान की अधिक उपजाऊ किस्मों के विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामीनाथन को उनकी खोज के लिए भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। उन्हें 1967 में क्या मिला था भाई, इन्हें पद्म श्री मिला था। ठीक है, श्री। 1972 में क्या मिलता है, इन्हें पद्म भूषण मिलता है, और 1979 में इनको पद्म विभूषण, यानी हमारे तीनों पद्म पुरस्कार मिले हैं स्वामीनाथन को। ईयर्स बहुत अच्छे से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब सारे पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन किए हैं नोट कर लो जहां भी नोट्स बना रहे हो। ओके, स्वामीनाथन के परिवार में उनकी पत्नी मीना, ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या है, मीना, और 3 बेटियां सौम्या, मधुरा, नित्या है। कभी नाम नहीं पूछे जाएंगे, इनको स्किप कर दो। ठीक है, बस तीनों इनको पद्म पुरस्कार मिले हैं, याद रखना बहुत अच्छे से, है ना। और कहाँ पे, 28 सितंबर को चेन्नई में मृत्यु हुई है। 1925 में इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। चलिए, एम एस स्वामीनाथन, भारतीय हरित क्रांति के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना को डैश कंपनी से मिला पहला डोर्नियर DO 228 विमान। ठीक है, तो किससे मिला है, चलो किस कंपनी से मिला है भारतीय वायुसेना को, आंसर करो और क्लास को शेयर करते जाओ। ठीक है, भारतीय वायुसेना को किस कंपनी से मिला पहला डोर्नियर DO 228 विमान, है ना। तो किस कंपनी से मिला है, जल्दी से आंसर करेंगे। और भाई क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाओ। और सबको गुड मॉर्निंग है, सबको गुड मॉर्निंग है, जो भी आते जा रहे हैं वेरी गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाएंगे। तो गाइस किससे मिला है, ये मिला है हेल से। ठीक है, किससे मिला है, HAL, हेल से मिला है। तो हेल की फुल फॉर्म कौन बताएगा, हेल की फुल फॉर्म कौन बताएगा। देखो हम बात करते हैं DRDO, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ 1958 में ये क्या होता है, एस्टैब्लिश होता है 1958 में। ठीक है, और हेड क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ DRDO का हेड क्वार्टर, तो ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, है ना, न्यू दिल्ली। ओके, अब हम बात करते हैं इसरो की, तो हम कई बार बात कर चुके हैं, 1969 में एस्टैब्लिश होता है। हेड क्वार्टर कहाँ है गाइस, बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक। ओके, अध्यक्ष भी जरा देख लो, DRDO के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, समीर वी कामत, है ना, समीर वी कामत। ठीक है, समीर वी कामत। DRDO के इसरो के अध्यक्ष कौन है गाइस, तो एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ है। बात करते हैं नासा की, देखो जो हमारे DRDO का स्थापना है वही नासा का भी है। ठीक है, तो याद रखना है 1958 में ही किसकी, नासा एस्टैब्लिश होता है, कब, 1958 में। ठीक है, 1958 में ही नासा की स्थापना होती है। अब नासा का हेड क्वार्टर, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। ठीक है, ये मैं आपके लिए ड्रॉप कर रही हूँ, इसका आंसर आप करेंगे नासा का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, चलिए, नासा किसकी है, USA की स्पेस एजेंसी है ना, सभी को पता है। भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, तो हेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी हेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा 6 नए डोर्नियर DO 228 विमानों में से पहला विमान अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। यह विमान 19 नवंबर 2020 को सौंपा गया था। तो ये डेट वेट मत याद रखना, बस याद रखो कि डोर्नियर DO 228, ठीक है, ये किसका, हेल के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, इसको निर्मित किया गया। ठीक है, भारतीय वायुसेना में हाल ही में इसको क्या किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, चलिए, इंडियन एयरफोर्स ने 2015 में 14 डोर्नियर 228 विमान खरीदने के लिए हेल के साथ एक करार किया था। 2014 में गाइस ये समझौता किया था, है ना। रक्षा मंत्रालय ने 10 मार्च को 667 करोड़ रुपए की लागत से रक्षा सौदे को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। बिल्कुल मत याद करो, बस छोड़ दो इसको, बस याद रखना है विमान है ये। ठीक है, DO 228 डोर्नियर, और किसको, एयरफोर्स को हाल ही में किसने, हेल इंडिया लिमिटेड ने दिया है, क्योंकि हेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ही इसका क्या है, निर्माण किया गया है, विकसित। चलो देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक पूछी जा रही है, भारत कौन से स्थान पर है। ठीक है, चलिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जल्दी बताएंगे। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, वैश्विक नवाचारी, है ना, वैश्विक नवाचार।
वैश्विक नवाचारी सूचकांक, ठीक है, नवाचारी सूचकांक, ठीक है, मतलब इनोवेशन मतलब नवाचार, कुछ नया करना, है ना। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये कह रहा है कि हमारे प्यारे भारत की, हमारे इंडिया की रैंक क्या है। ओके, आंसर करो और क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाओ, ठीक है, आंसर करो एंड क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाओ। चले, तो भारत की रैंक क्या है इसमें ध्यान देंगे, क्या है गाइस 48, ठीक है, भारत की रैंक क्या है 48 है इसमें, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। किसमें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वें स्थान पर है भारत। 2015 में 81वें स्थान से बढ़कर 2023 में 40वें स्थान पर भारत पहुंच गया है, ठीक है। भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से, मतलब 132 देशों को यहाँ पर लिया गया है इसमें इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, द्वारा प्रकाशित, ये देखो किसके द्वारा, आपका बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसको जो है प्रकाशित किया जाता है इंडेक्स को, ठीक है। भारत ने अपनी रैंक 40 यहाँ पे रखी है 2023 में, ठीक है। पिछले कई वर्षों में यहाँ पे GII यानी वही बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात कर रहा है आपका, में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग, उद्योग छोड़ दो इस सबको, है ना, ये सब छोड़ दो क्योंकि हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का इसलिए नहीं है कि यहाँ पे बच्चा सिर्फ और सिर्फ लाइन दे रखी है, जो लाइन हमारे काम की नहीं है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको पढ़ के सुना चुकी हूँ, ठीक। चलिए, क्लास को शेयर करते जाएंगे, बस याद रखो भारत की रैंक कौन सी है 14, ठीक है, और निकालता कौन है इसको, बौद्धिक संपदा सूचकांक के द्वारा, जो है संगठन के द्वारा इसको निकाला जाता है, ठीक है। ओके, चले देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन। टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है ना, की जिसमें भारत कितनी यूनिवर्सिटियों में शामिल है। तो गाइस ये कह रहा है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग किसने, टाइम्स हायर एजुकेशन ने जारी की है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। गाइस टाइम्स जो जारी करता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग अलग अलग करता है, ठीक है। तो याद रखना ये विश्व की यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, एक करता है ये टाइम्स आपकी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है। तो इसमें पूछ रहे हैं हमारे प्यारे भारत की यूनिवर्सिटी शामिल है, ठीक है, जिसमें भारत की यूनिवर्सिटी, कितनी यूनिवर्सिटी शामिल है। चलिए आंसर करेंगे और क्लास को शेयर करते जाएंगे, ठीक है, आंसर करेंगे क्लास को शेयर करते जाएंगे। तो भाई कितनी है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज 91, ठीक है, भारत की कितनी 91 यूनिवर्सिटीज को इसमें शामिल किया गया है। टाइम्स पत्रिका है ना, USA का एक थिंक टैंक है, उसके द्वारा निकाली जाती है इस पत्रिका को, है ना, तो उसी के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। अब देखो ये कह रहा है 91 विश्वविद्यालय भारत में इस रैंकिंग में जगह बनाए हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे 108 देशों और क्षेत्रों के 1904 विश्वविद्यालय इसमें शामिल किए गए हैं रैंकिंग में, ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु, ठीक है, IISc बेंगलुरु 201 से 250 रैंक के बीच रखा गया है। मतलब ये जो है टॉप, हम बात करें टॉप 250 में आया है कुल मिला के, है ना, टॉप 200 में भी नहीं आ पाया क्योंकि 201 से 250 के बीच में इसकी रैंक रखी गई है और भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर है। तो याद रखना है आपके टाइम्स हायर एजुकेशन की आपकी ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का नंबर 1 पे संस्थान कौन सा है, तो IISc बेंगलुरु है, यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ठीक है, शीर्ष स्थान पर है। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की शीर्ष विश्वविद्यालय बनी है। तो भैया लंदन, है ना, कि कौन सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये क्या है नंबर 1 पे रही है, ठीक है। याद रखेंगे भारतीय संस्थानों में दूसरे स्थान पर जामिया मिलिया इस्लामिया रहा है, जिसको JMI कहते हैं हम, है ना, अन्ना यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी यहाँ पे इनकी रैंक दे रखी है। बिल्कुल मत याद रखो, बस हम याद रखेंगे हमारा जो टॉप रहा है भारत में IISc बेंगलुरु, ठीक है, बस उसको याद रखेंगे। और विश्व में टॉप कौन सा रहेगा, इस लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टाइम हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी पहल ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई है। चलिए भैया कौन सी पहल, कौन सा कार्यक्रम है जिसने इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी क्या बनाई है, जगह बना ली है, अपने लिए एक स्थान यहाँ पे खाली कर लिया है। और जिसने भी अब क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक करते जाओ, है ना, जो खाली स्थान छोड़ दिए ना लाइक किए बिना, शेयर किए बिना, वो लाइक एंड शेयर करते जाएंगे। चलिए ओके, लाइक शेयर करते जाया करो भाई, छोटा छोटा तुमको कर्तव्य देते हैं तुम्हारा काम। चलिए, है ना, किसने बनाया है तो ध्यान देंगे, तो किसने बनाया है यहाँ पे, तो ये है झाड़ू दान, है ना, कौन सी पहल है गाइस, झाड़ू दान, है ना, जो आपकी झाड़ू है
उसको दान करना, उसको डोनेशन करना, ठीक है। तो यहाँ पे इस पहल ने क्या किया है गाइस, यहाँ पर झाड़ू दान अब क्यों करी जा रही होगी, सिंपल सी बात है, किस लिए झाड़ू दान की जा रही होगी, कोई गैस कर सकता है, वैसे तो लो तुम्हारे सामने ले आए, ठीक है। झाड़ू दान पहल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है इसने। SP सिंह के नेतृत्व में इस पहल ने 80 से अधिक स्थानों पर 1 लाख से अधिक झाड़ू वितरित किए हैं, वितरित मतलब बांटे हैं, ठीक है। झाड़ियों, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है झाड़ियों को नागरिकों के उदार दान के लिए धन्यवाद दिया गया है, जिन्होंने सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से पहल के बारे में सीखा। ओके, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई है, बस इसको बहुत अच्छे से आप याद रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, कौन सी पहल है, झाड़ू दान। ग्रीन ऑफिस स्पेस में भारत का कौन सा शहर सबसे आगे रहा, किसमें, ग्रीन ऑफिस कह रहा है स्पेस में भारत का कौन सा शहर सबसे आगे रहा, मतलब एकदम फ्रंट पे रहा, ठीक है। 2019 के बाद से 36% की वृद्धि देखी गई उस शहर में, ठीक है। चलो कौन सा शहर है जो सबसे आगे रहा है, जिसमें हम बात करें 2019 के बाद हमने सबसे ज्यादा क्या देखा, उसमें ग्रोथ देखी, सबसे ज्यादा वृद्धि देखी, ठीक। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से, और क्लास को भाई शेयर करते जाया करो, ठीक है। आंसर करेंगे, क्लास को लाइक एंड शेयर भी करते जाया करो साथ साथ। चलिए ओके, हाँ तो देखते हैं हमारा कौन सा रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा गाइस, बंगलुरु, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पे ग्रीन ऑफिस स्पेस में भारत का बंगलुरु सबसे आगे रहा, जहां 2019 के बाद से 36% की क्या है गाइस, यहाँ पे ग्रोथ देखी गई है ना, वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट देखी गई, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कह रहा है भारत में 2019 के बाद ग्रीन प्रमाणित कार्यालय संस्थान, ग्रीन प्रमाणित कार्यालय स्थान में 36% की वृद्धि हुई है। 2019 में कुल ग्रीन प्रमाणित कार्यालय स्टॉक 251 मिलियन वर्ग फुट था, लेकिन अब 342 मिलियन वर्ग फुट हो गया। ये सिर्फ एक एज ए नॉलेज के लिए दे दिया डाटा, कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। शीर्ष 6 भारतीय शहरों में ग्रीन प्रमाणिक कार्यालय स्थान का स्टॉक 36% बढ़ा है। बेंगलुरु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली, ठीक है, जो राजधानी क्षेत्र है, ठीक है, वो सारा आ जाएगा इसमें। मुंबई, ये शीर्ष 3 शहर रहे हैं इसमें, इसको याद रखेंगे। बेंगलुरु भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, ये भी याद रखो, बेंगलुरु भारत के शहरों में तीसरा सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला शहर है, ठीक है। 20वीं सदी के अंत तक बेंगलुरु ने खुद को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में स्थापित किया है। तो आप सभी को पता है इस बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है ना, भारत की सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन शहर आदि नामों से भी इसको पुकारा जाता है, ये सभी को पता होगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन है गाइस, भारत और कौन सी संस्था ने ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव पहल का शुभारंभ किया, ठीक है। भारत, और ये कह रहा है कौन सी संस्थान या संगठन भारत के साथ मिला है जिसने क्या भाई, ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, यहाँ पे एक पहल है, हम कहते हैं कार्यक्रम है, इसका शुभारंभ किया है। इसमें से किसने मिलकर, जल्दी से आंसर करिए, है ना, और क्लास को शेयर करिए, ठीक है। चलिए आंसर करते जाएंगे सभी। अब मेरा गला थोड़ा थोड़ा ठीक होता जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ी प्रॉब्लम है ना, मुझे बार बार बीच में पानी पीना पड़ता है, नहीं तो वो क्या होता है ना, मैं बोलती रहती हूँ ना, तो उसमें अजीब सी इचिंग टाइप की होती है। चलिए ओके, तो आंसर करेंगे जल्दी से और क्लास को शेयर करते जाएंगे। तो क्या होगा, बिल्कुल सही है, जो यूनाइटेड नेशन कर रहे हैं UN, तो क्या होगा हमारा यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन, ये कब स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब स्टैब्लिश होता है, तो सभी को पता होगा 24 अक्टूबर, है ना, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की क्या होती है, स्थापना होती है, सभी को पता ही होगा, आई थिंक, है ना, बता चुकी हूँ, ठीक है। गाइस आपको याद होगा कल या परसों वाली क्लास में मैंने ये सारे आपको बताए थे, IMF, ADB, सार्क। आज मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपको मेरी क्लास में कमेंट बॉक्स के नीचे, क्लास खत्म होने के बाद, है ना, नीचे कमेंट में कर देना, ताकि मैं आराम से देखूं IMF कब स्टैब्लिश हुआ, कहाँ हेडक्वार्टर है, ADB कब स्टैब्लिश हुआ, कहाँ हेडक्वार्टर है, और सार्क कब स्टैब्लिश हुआ, कहाँ हेडक्वार्टर है, ये तो बताना ही है। और क्या बताना है इसमें गाइस, कितनी मेंबर कंट्रीज थी
और प्रेजेंट में कितनी है। ठीक है, ये तीनों के बारे में मुझे आपसे होमवर्क चाहिए, क्योंकि ये ऐसे संगठन है जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो, भारत और संयुक्त राष्ट्र ने 24 सितंबर, अच्छा देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 24 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए 24 सितंबर 2023 को ग्लोबल साउथ के लिए एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है। इस पहल की घोषणा न्यूयॉर्क में यहाँ पे 23 सितंबर को ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम के दौरान की गई। ठीक है, तो याद रखें कहाँ, न्यूयॉर्क यूएसए की बात हो रही है। ठीक है, इस कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, तो याद रख लो हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर है, और 78वीं महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस सहित प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। यह पहल भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों को लागू करने में काम करेगी। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सारा वही है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज के लिए, तो हमें इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी नहीं है, इसके बारे में कुछ याद भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए ओके, देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ का आयोजन कहाँ किया गया। चलो भाई, है ना, तो यहाँ पे कह रहा है एक समिट है ना, एक समिट है, ग्लोबल समिट है, क्या है, वाइब्रेंट गुजरात आपका वैश्विक शिखर सम्मेलन, है ना। इसकी कौन सी वर्षगांठ है या कौन सा संस्करण कह सकते हैं, 20, है ना, 20। तो गैस ये कह रहा है इसका जो उद्घाटन है या आयोजन कहाँ किया गया। चले और क्लास को शेयर करते जाओ। ठीक है, जल्दी आंसर करो। सूरत दे रखा है, अहमदाबाद, पटना, कानपुर। सूरत, अहमदाबाद, पटना और कानपुर, यहाँ पे आपकी 4 सिटी, 4 शहर दे रखे हैं, जल्दी से आंसर करो, है ना। चलो ओके, ठीक है, तो आंसर करेंगे, बिल्कुल सही है जो यहाँ पे अहमदाबाद कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना। क्या होगा, अहमदाबाद। ओके, गुजरात का क्या है, अहमदाबाद। अहमदाबाद याद आ रहा है, कुछ साबरमती आश्रम यहीं पे था, है ना, गुजरात का साबरमती आश्रम किसने स्थापना की थी, बापू गांधी, है ना, लाठी वाले तुम्हारे बाबा गांधी जी ने, ठीक है, एस्टैब्लिश किया था साबरमती आश्रम। इसी साबरमती आश्रम में अहमदाबाद से क्या हुआ था, दांडी मार्च। ठीक है, क्या होता है बच्चा पार्टी, ये बिंदी नहीं होगी नीचे, ठीक है, दांडी मार्च या गांधी जी की दांडी यात्रा, ठीक है, इसी से होती है। और कहाँ खत्म होती है दांडी, गुजरात के दांडी नामक जगह पर, है ना, सभी को पता है। कब होती है दांडी यात्रा, जल्दी बताओ। ठीक है, कितने अनुयायी गांधी जी के साथ होते हैं गाइस, 78, है ना, 78 गांधी जी के साथ यहाँ पे अनुयायी। कई बार मैंने क्वेश्चन पूछा है, बच्चे गलत कर देते हैं, 72 कर देते हैं, जो कि किस में थे, कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था 72 ने, तो ठीक है। और गाइस कब होता है ये, 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को ये दांडी मार्च निकाला जाता है। ठीक है, मार्च मतलब यात्रा होती है, मार्च का मतलब होता है गाइस यात्रा, ठीक है, और इत्तेफाक से मार्च में भी हुआ था, तो इसीलिए भी इसको दांडी मार्च कहते हैं। हालांकि मार्च का मतलब होता है यात्रा करना। ठीक, चले, तो ये 12 मार्च 1930 को होता है, और कहाँ पर, दांडी नामक स्थान पर इसको क्या है, गांधी जी नमक कानून तोड़ते हैं। कब, 6 अप्रैल, है ना, 6 अप्रैल 1930 को ही गांधी जी क्या करते हैं गाइस, नमक कानून तोड़ देते हैं। ये डेट्स थोड़ी याद रखो। चले, तो अहमदाबाद गुजरात में यह क्या किया गया गाइस, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए, और इसमें सब पढ़ने लायक मुझे नहीं लग रहा कुछ है। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं मैडम हमारे अंदर वही वाले कीड़े काट रहे हैं कि हाँ हम तो पढ़ेंगे, है ना, बहुत भयंकर वाले वैम्पायर वाले दांत वाले कीड़े काट रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चले, तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत 20 साल पहले 28 सितंबर 2003 को की गई थी। तो भैया ये शुरू कब किया गया था, 28 सितंबर 2003 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हुई थी। समय के साथ यह वास्तव में, है ना, एक वैश्विक कार्यक्रम में बदल गया। ठीक है, तो बस ये देखो, मोदी जी 2003 में भी इनको चैन नहीं था, पीएम तो बाद में बने, उस समय भी इनको भी बड़े कीड़े खाते थे, है ना। उस समय देखो इन्होंने क्या इसको शुरू किया, अब ये अपनी वो वाली छाप फिर से लिया कि नहीं भाई हमने जब शुरू किया था अब इसको यहाँ पे पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बस इसको याद रख लेंगे। जो आपका वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम है कब, 2003 में शुरू हुआ था, ये याद रख लो, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन,
वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? ठीक है, चलिए वही वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। टैलेंट क्या होता है? टैलेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रतिभा, है ना, प्रतिभा कहेंगे ना। तो विश्व प्रतिभा, विश्व प्रतिभा, ठीक है, प्रतिभा सूचकांक, है ना, वैश्विक प्रतिभा सूचकांक या विश्व प्रतिभा सूचकांक टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान पूछा जा रहा है, जो आपको आंसर करना है। ठीक है, क्या रहा है? यहाँ पे 4 स्थान दे रखे हैं, भारत का स्थान क्या रहा है? और क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाओ। ठीक है, चलिए ओके, क्लास को शेयर करते जाए करो साथ साथ। ओके, चले, तो क्या रहा है भारत का स्थान? तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है गाइस, ये रहा है 56। ठीक है, भारत का स्थान कितना रहा है? 56 रहा है। ओके, याद रखेंगे 56वां स्थान 2023 में वैश्विक प्रतिभा सूचकांक यानी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का रहा है। ओके, ये कह रहा है रैंकिंग में 4 पायदान गिरकर 56वें स्थान पर आ गया है भारत। 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी थी गाइस? 52 थी। तो ये थोड़ा याद रखा करो। अभी 2023 में कितनी है गाइस? 56 है, लेकिन हम बात करें 2022 में कितनी थी? 52 थी, है ना। तो अक्सर क्या करता है गाइस, कई बार पुरानी रैंकिंग पूछ लेता है ना, तो ये भी थोड़ा याद रखना। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD के द्वारा ये रैंकिंग निकाली जाती है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग ने यहाँ पे जारी की है। रैंकिंग में यूरोप का दबदबा बना हुआ है। तो भैया इसमें अगर हम कहें कौन सा क्षेत्र नंबर पर पे रहा है, तो यूरोपीय क्षेत्र। ठीक है, यूरोपीय जो देश है, यूरोपीय जो कंट्रीज हैं गाइस, यही यहाँ पे क्या है, इनका प्रदर्शन, दबदबे का मतलब भैया इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और स्विट्जरलैंड ने अपना शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो शीर्ष यानी हम बात करें नंबर 1 पे कौन है, तो स्विट्जरलैंड, है ना। क्या है? स्विट्जरलैंड। ओके, ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे। वही स्विट्जरलैंड है जहाँ पे बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा हम पढ़ते हैं ना, तो ये वही स्विट्जरलैंड है। ठीक है, चलिए देखो, जितनी भी रैंकिंग्स हमारी आती है ना, ज्यादातर यही कंट्रीज होती हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, है ना। मतलब यूरोपीय कंट्री ही टॉप पर रहती है, जो ठंडे प्रदेशों की कंट्री है ज्यादातर में। आप देखोगे जैसे जैसे आप इक्वेटर के पास आओगे, है ना, वहां पर मतलब कंट्रीज इस टाइप की चीजों में नंबर 1 पे नहीं रहती। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है विश्व हृदय दिवस। ठीक है, विश्व हृदय दिवस 2023 कब मनाया जाता है या मनाया गया? चलिए भाई आंसर करेंगे, है ना। वर्ल्ड हार्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड हार्ट डे। अब यहाँ पे विश्व हृदय दिवस की जगह आपको दे देगा विश्व जिगरा दिवस, है ना। जिगरा भी तो कहते हैं बहुत लोग, जिगरा। ठीक है, हाँ, दिल तो नहीं देगा, क्योंकि दिल विल तो ये सब तो प्यार मोहब्बत वाली बातों में चलते हैं, दिल, है ना। तो यहाँ पे जिगरा भी दे सकता है, लेकिन नहीं देता। वो थोड़ा सा लैंग्वेज का भी देखा जाता है कि कुछ अभद्र बर्बर लैंग्वेज ना हो। ठीक है, तो भाषा भी देखी जाती है। तो विश्व हृदय दिवस या वर्ल्ड हार्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है और मेरी क्लास ना तो। ठीक है, ये सारा गलत दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है ना। यहाँ पे कर लो 29 सितंबर। ठीक है, 29 सितंबर इसको कर लो। 29 सितंबर को होता है गाइस, ये 28, 24, 22 कुछ भी नहीं है। 29 सितंबर जो आज का हमारा करंट अफेयर है, यानी आज के ही दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए ओके, तो बिल्कुल विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को हृदय के बारे में जागरूक करना है, स्वस्थ हृदय आदतों को बढ़ावा देना है। मतलब भाई अपने हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना, ताकि आप एकदम स्वस्थ अच्छे तरीके से खाओ, अपने हार्ट का ध्यान रखते हुए। आपको पता है ना गाइस, अगर एक बार आपको थोड़ा सा भी हार्ट अटैक, जो माइनर अटैक होता है ना, वो भी आ गया, ये मान लो पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी आपको ऑयल खाना ही खाना है। इसीलिए पहले से ही उस कोलेस्ट्रॉल वगैरह को पहले से ही कम कंट्रोल कर लो। ठीक है, 2023 के लिए थीम, अब देखो वर्ल्ड हार्ट डे की थीम क्या है, विषय क्या है? दिल का उपयोग करें, दिल को जाने। ठीक है, दिल का उपयोग करें, दिल को जाने, है ना, दिल की बातें दिल ही जाने। ठीक है, कोई गाना भी है ना ऐसे करके, कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसी गाना है, दिल की बातें दिल ही जाने। आगे किसी को याद आ रहा है तो बताओ, है ना, कोई गाना है। यह हमें स्वस्थ हृदय के महत्व के बारे में यहाँ पे बात करने में मदद करता है। विश्व हृदय दिवस की स्थापना कब होती है? इस डे कब से 2012 में यहाँ पे जो है यहाँ से मनाया जाता है, इसको शुरू किया जाता है, वैश्विक नेताओं द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। उनका लक्ष्य 2025 तक गैर संचारी रोगों के कारण
वैश्विक मृत्यु दर को 25% तक कम करना है या रोकना है। अब किसी गैर संचारी रोग कौन से होते हैं? ऐसे रोग, ऐसे डिसीजेस जो एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलती, गैर संचारी हो गए, है ना। और संचारी का मतलब जिनको जो संचरण कर सकती हैं, है ना, एक के माध्यम से दूसरे में संचरण, जैसे कोरोना वायरस, है ना। तो ये संक्रामक रोग कहते हैं उनको, संक्रमित कहते हैं ना, एक व्यक्ति अगर संक्रमित हो तो दूसरा भी हो जाता है, तो वो होते हैं गैर संचारी रोग, मतलब संचारी रोग होते हैं। और ये होते हैं गैर संचारी, मतलब जो एक व्यक्ति को, मान लो अगर हार्ट प्रॉब्लम मुझे है तो आपको नहीं होगी, ये कोई ऐसी छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है इसी को क्या करना है 2025 तक, है ना, इस टाइप के रोग जो गैर संचारी रोग हैं उनको क्या करना है, उनसे होने वाली मृत्यु दर, है ना, उनसे होने वाली, जैसे मान लो डायबिटीज छूने से नहीं फैलता, वो भी गैर संचारी है। आपका एनीमिया वगैरह गैर संचारी है, ठीक है। आपका हार्ट प्रॉब्लम है गैर संचारी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मान लो कुछ और भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें, इनसे जो लोगों की मृत्यु होती है उसको 25% तक कम करना है, रोकना है 2025 तक। तो इसका लक्ष्य बहुत अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हृदय रोग दुनिया भर में मृत्यु के शीर्ष कारणों में से एक है। 2020 में लगभग 20.5 मिलियन लोग हृदय रोग से मर गए थे। तो भैया जो हार्ट अटैक है ये क्या है, ये सबसे ज्यादा मृत्यु होती है लोगों की इससे, ठीक है। 2020 में सोचो, बहुत बड़ा आंकड़ा है, 20.5 मिलियन लोग यहाँ पे मरे थे हार्ट अटैक से, बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा, ठीक है। चलिए, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अभी देखो हमारे एक हैं, मतलब हमारे टीचर ही हैं एक सर्कल में, टीचर हमारे फ्रेंड सर्कल में है, तो गाइस उनको आया है टीचर, क्या वो पीसीएस में सेलेक्ट भी हैं, ठीक है। ऑडिटर जो है ना, ऑडिटर के पोस्ट पे हैं वो, तो गाइस वो सेलेक्ट भी हैं, उनको अभी माइनर अटैक आया, ठीक है। माइनर अटैक आया तो छोटा सा रिंग जो होता है, रिंग पड़ा उनके हार्ट में, और देखो खर्चा तो होता ही है, वो एक अलग चीज है, वो रिंग पड़ा था, 5 लाख का पूरा खर्चा आया उनका। माइनर अटैक आया, वो तो अच्छा है कि मतलब उनको टाइम से पता चला, जी घबराने लगा, तो अब यहाँ पे दिल्ली में ही रह रहे हैं वो, है ना, तो उनका जैसे जैसे जी घबराया तो वो सीधा उन्होंने, उनके एक डॉक्टर है, मित्र हैं, उनको कंसल्ट किया, तो उन्होंने सीधा बोला कि अटैक वाली शिकायतें हैं, तुम जल्दी से वहां से निकलो। और वो निकले हैं हॉस्पिटल, आप यकीन नहीं करोगे, हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते तो उनकी सांसें तक रुक गई थी। सीधा उनको ले गए अंदर ओटी में, उनका टेस्ट वेस्ट हुआ, जो कुछ भी हुआ। अगर वो डॉक्टर ने भी बोला कि अगर तुम नहीं आते ना, वो गोल्डन आवर वाला टाइम, जैसे कहते हैं ना, हार्ट अटैक से 1 घंटा पहले वाला टाइम, जो गोल्डन आवर वाला टाइम होता है ना, तो गाइस वही टाइम आ जाता ना तो बचते ही नहीं। हालांकि अभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं एकदम, लेकिन क्या हुआ, अब पूरी लाइफ उनको क्या करना है गाइस, पूरी लाइफ उनको सिर्फ और सिर्फ बहुत सारी चीजों को नियम के साथ खाना है ना। हार्ट प्रॉब्लम वाले लोग जो हैं ऑयल खाना खाते हैं, ऑयल वगैरह उनके लिए बंद होता है, मतलब उबला हुआ खाना, तला हुआ नहीं खाएंगे, है ना, उबला हुआ ही खाएंगे, नमक मिर्च हर चीज, मतलब हर चीज का परहेज, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, और ऐसा नहीं था, वो तो इतने हेल्थ कॉन्शियस थे, हम लोग तो इतने है भी नहीं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस बंदा, ठीक है। उसको सोचो हार्ट अटैक आ गया, वो खुद ही बोलते थे, भैया बोलती हूँ उनको, तो वो भैया खुद ही बोलते थे कि क्या बोलते हैं, मैं ये कभी नहीं सोचता था कि मेरे को कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, मैं सोचता था कि मैं टेंशन वगैरह ले लेता हूँ तो मेरे को माइंड से रिलेटेड हो सकती है प्रॉब्लम, लेकिन हार्ट से रिलेटेड नहीं, ठीक है। इतना हेल्थ कॉन्शियस बंदा, उसको देखो यहाँ पे माइनर अटैक आया, तो किसी को भी आ सकता है। तो थोड़ा सा अपना स्टार्टिंग से ही थोड़ा अपना अपन लोग का ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा खाओ थोड़ा सा, जैसे आप सांस वाला जो योगा है उसको किया करो, ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, है ना। थोड़ा योगा करते रहोगे ना तो भी स्वस्थ रहोगे। चलो, अब यहाँ पे गाइस दे रखा है, यहाँ पर सीमा रेखाओं के नाम और के बीच, है ना, किस किस के बीच है, मतलब कौन कौन सी जो आपकी सीमा रेखा है, ठीक है, जो भी लाइन दे रखी है ना, जो दो देशों के बीच में जो लाइन है, बॉर्डर है ना, उनके नाम दे रखे हैं। चलिए देखते हैं जल्दी से। यहाँ दे रखा है मैननेरहाइम, ठीक है, मैननेरहाइम लाइन किस किस के बीच है गाइस, रूस एंड फिनलैंड के बीच, ठीक है, रशिया एंड फिनलैंड के बीच है, ठीक है। देखते हैं मेडिसिन लाइन, मेडिसिन है ना, दवाई वाली मेडिसिन नहीं, तो ये उत्तरी अमेरिका और अलास्का को छोड़ दिया गया है, उसमें कनाडा, ठीक है, यानी यूएसए और कनाडा के बीच में है, क्योंकि गाइस अलास्का तो ऊपर है ना, देखो यूएसए और कनाडा के बीच में ऐसे लाइन है, अलास्का इधर आ जाता है, तो यहाँ पे ये ऊपर कनाडा होगा, ये नीचे यूएसए, इन दोनों के बीच में, ठीक है। ये कह रहा है ओडरनीस लाइन, ओडरनीस लाइन गाइस जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में है, ओडरनीस लाइन, इसको याद रखेंगे। 17वीं, ठीक है, 17वीं समानांतर उत्तर, ठीक है, 17th पैरेलल नॉर्थ जो आपकी रेखा है, लाइन है, किसके गाइस, उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम, ठीक है,
वियतनाम के बीच में है, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम के बीच में है आपकी 17th पैरेलल। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे बहुत अच्छे से एंड क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाएंगे। ठीक, सारी की सारी हमने यहाँ पे दे रखी है। 20वीं समानांतर उत्तर है ना, 20 जो है 20th नंबर की आपकी पैरेलल नॉर्थ किस किस के बीच है? सूडान और लीबिया, सूडान और लीबिया के बीच, अफ्रीकन कंट्री है आपकी सूडान और लीबिया। ठीक है, उन दोनों के बीच में है। 31वां समानांतर, ठीक है, 31st जो है आपका पैरेलल किसके बीच में है गाइस? इराक एवं ईरान। ठीक है, ईरान और इराक के बीच में, जो आपके अरेबियन कंट्रीज में आते हैं। ठीक है, आपका मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में आते हैं। चलिए ओके, 35वां समानांतर यानी 35 पैरेलल किस किस के बीच में है गाइस? यूएस। ठीक है, यूएस मतलब यूएसए की बात कर रहा है, जॉर्जिया। ठीक है, यूएस जॉर्जिया, टेनेंसी जॉर्जिया, अल्बामा और मिसिसिपी। अब मिसौरी, अरकासा, ये कुछ गाइस यूएसए के प्रांत है, मतलब यूएसए के जो छोटे छोटे राज्य है ना, उनको क्या है, ये डिवाइड करती है बहुत सारे, है ना। अब क्योंकि मैम इतने सारों को एक साथ, अरे भाई सिंपल सी बात है, मान लो ये यूपी, बिहार, एमपी एक लाइन में दे दिए। ठीक है, नीचे दे दिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, है ना। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अब ये ऐसे लाइन में नहीं मैं बता रही हूँ, तो इनके बीच में एक लाइन हो गई तो अलग कर रही है, तो ये वहां के यूएसए के कुछ राज्य हैं उनको अलग कर रही है। चलो 36वां 36 समानांतर यानी 36 पैरेलल आपकी मिसौरी, ठीक है, और अरकासस, ये भी यहाँ पे मिसिसिपी, मिसौरी आपका यूएसए की ही बात हो रही है। अच्छा, ये एक चीज ध्यान रखना एक मिनट, ये एक चीज याद रखो, ये जो मैंने यहाँ पे दी है ना जितनी पैरेलल लाइन, इनसे किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, सारे प्रीवियस ईयर है। आपको पता है जो पीछे मैं टॉपिक लेके आती हूँ अक्सर ज्यादातर प्रीवियस ईयर होता है ना। कुछ है इसमें से जो एक आधी नहीं पूछी गई है, वो मैंने डाल दी है, क्योंकि भाई जो नहीं पूछी गई उसकी भी तो संभावना है ना पूछे जाने की। एग्जामिनर क्या कर रहा है, अब थोड़ा सा पैटर्न को मॉडरेट कर रहा है, थोड़ा सा, है ना, लो से थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ ले जा रहा है, तो थोड़ा सा चीजें अब वो पूछी जा रही हैं बीच बीच में। ऐसे कुछ 4-5 क्वेश्चन हर एग्जाम में दे दिए जाते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए। चलिए अब देखते हैं गाइस, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 समानांतर यानी 37 पैरेलल हमारी, है ना। यहाँ पे लो दे ही नहीं रखा है इसके बारे में, 37 पैरेलल के बारे में डैश छोड़ दिया है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप करना, ठीक है, एक होमवर्क चलो आपको देते हैं। चलिए 38वां समानांतर, ठीक है, किसके बीच में? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहुत बार बना है इससे क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। 38th जो पैरेलल है आपकी, बहुत बार गाइस इससे क्वेश्चन बना है ना। 40वां समानांतर जो 14th पैरेलल है आपकी, अमेरिका में नोब्रास्का और कसासा, है ना, अमेरिका के क्षेत्र है नोब्रास्का और कसासा के बीच है, मतलब हमें याद रखना है कि अमेरिकन प्रांत को अलग कर दिया। चलो 41वीं समानांतर यानी 41st जो है समानांतर आपकी, कोलोराडो और नेब्रास्का वायोमिंग, ठीक है, ये भी अमेरिका की बात हो रही है। 42वां समानांतर, ठीक है, किस किस के बीच है गाइस? कोलोराडो और यूटा के बीच है। ठीक, 43वीं समानांतर लाइन किस किस के बीच है? आपकी ब्रास्का और साउथ डाकोटा। ठीक है, ये यूएसए के प्रांत वगैरह के बारे में दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ और लाइंस भी हैं, जैसे जो देशों को अलग करती है, जैसे हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है भाई? कौन सी है? भारत चाइना के बीच में कौन सी है? भारत अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है? तो याद रखेंगे, भारत और चाइना के बीच में गाइस कौन सी है? मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी? डूरंट। आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, आपको ये बताना है भारत एंड बांग्लादेश, भारत एंड म्यांमार, है ना, इनके बीच में कौन सी है। उसी से क्या होगा, हमारे भारत का पूरा बॉर्डर हम देख लेंगे कौन कौन सी किस किस के बीच में। पाकिस्तान बता चुकी हूँ, अफगानिस्तान बता चुकी हूँ, और मैं बता चुकी हूँ चाइना। आपको बताना है बांग्लादेश एंड म्यांमार, इनके बीच में भारत के साथ कौन सी जो है बॉर्डर जो शेयर करता है, किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके गाइस, तो क्लास तो हमारी एंड हो गई है ना, आज क्लास थोड़ी जल्दी भी एंड हो गई है। चले ओके, तो क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाएंगे, सभी एक प्यारा प्यारा सा लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए देखो, जैसा भी मैंने आप लोग को बताया था कि मेरा जो है आज पटना का ट्रिप है, तो आप यकीन नहीं करोगे, ये क्लास आज ही की है ये क्लास अभी की है, मेरी ट्रेन आज ही है। सुबह कितने बजे है गाइस? 7:40 की मेरी ट्रेन है। ठीक है, ये क्लास मैंने कब रिकॉर्ड की है? सुबह 4 बजे उठ के मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, मतलब आज ही 29 को ही मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। मतलब ये आपका प्रीमियर चल रहा है, आप सभी को पता है ना, प्रीमियर चल रही है आपकी क्लास। ठीक है, तो चलिए भाई,
तो कोई नहीं, हमें तो पढ़ने से मतलब है। हाँ बस इतना है, पढ़ने में वही सब था, बस ये है कि आप लोगों से आज बातें नहीं हो पाई, है ना। तो भाई मेरा भी दिन थोड़ा सा लगता है ना, आप लोग को मिस मैं भी करूंगी, मैं बातें नहीं कर पाई आप लोगों से, और आप भी मुझसे क्वेश्चंस पुटअप नहीं कर पाए, बातें नहीं कर पाए, बस इतना सा हम लोग एक दूसरे को मिस करेंगे। बाकी क्लास में वही था, है ना, जितना हमें नॉलेज लेनी थी देनी थी वो हमने किया। चले, तो गाइस जिसने भी हमारी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्या करोगे, सबसे पहले एक बहुत ही स्वीट सा प्यारा सा लाइक कर दो, है ना, एक बहुत प्यारा प्यारा शेयर कर दो, और गाइस बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, क्या करके, हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके, ठीक है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, और गाइस नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे तो फिर आप लोग क्लास में भी शिकायत करते हो, अरे मैडम नोटिफिकेशन नहीं आया, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं ना, तो क्लास का पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। और देखो पीडीएफ आपको पता ही है, मैं भेज देती हूँ, सरकारी परीक्षा ऑफिशियल के नाम से हमारा क्या है गाइस, टेलीग्राम चैनल है, तो इस पे आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और संडे को आपका वीकली करंट अफेयर आने वाला है, ठीक है, मंथली भी आने वाला है आपका बहुत जल्दी, ठीक, आपको पता है 1 तारीख को या 2 तारीख को मंथली करंट अफेयर लेके आ जाती हूँ, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाएंगे, और अपने फीडबैक में लाइक जरूर दे दिया करो, ताकि मुझे पता चल जाए कि कैसा लगा तुमको करंट। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में नहीं हो पाई होंगी शायद, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये मैंने होमवर्क छोड़ा है आपके लिए डैश, ठीक है, इसको बताना। चलिए ओके, चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे। ओके गाइस, तो देखो शाम को हमारी 9 बजे क्लास होती है, मैंने आपको बताया था, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, है ना, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास होती है आपकी शाम को, याद रखेंगे। ओके, ये होती है हमारी करंट अफेयर्स की डेली सुबह 7 बजे, तो आप इसमें सुबह सुबह 7 बजे जुड़ जाया करो। खत्म करेंगे क्लास को एक प्यारे से मोटिवेशन के साथ, है ना। और भाई अपना ध्यान रखा करो थोड़ा सा, तुम लोग सभी ना अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो, क्योंकि बहुत ज्यादा इस समय वायरल चल रहा है, सीरियसली बता रहे। देखो मेरे घर में मुझे, मेरी मम्मी को पहले वायरल हुआ, ठीक है, मुझे हो गया, अभी मेरी एक फ्रेंड है उसको भी हो गया, वो भी बता रही थी कि तेरी वाली बिल्कुल कंडीशन मेरे साथ भी हो रही है, मेरे भी गले में दर्द हुआ, और अब उसके बाद फीवर ही फीवर आ रहा है। तो मैंने उसको बोला दवा ले लो जाके, वेट मत करो, नहीं तो जो मेरे यहाँ पे टॉन्सन जो कहते हैं ना उनको, उसके घाव हुए हैं, ठीक है, मैंने कहा तुम्हारे भी हो जाएंगे। तो वो अब गई डॉक्टर के, आज ही दवा लेके आई, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, ये वायरल चल रहा है बहुत, मतलब सोचो समय के साथ बहुत ही अजीबोगरीब बीमारियां निकल के आ रही है ना, बहुत अजीबोगरीब बीमारियां निकल के आ रही है। तो थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखो आप लोग भी बहुत अच्छे से, ठीक है, ताकि एकदम स्वस्थ रहोगे, पढ़ाई में मन लगेगा। कहते हैं ना एक बार हेल्थ खराब होने से आपके, ये मान लो पढ़ाई के भी 15 दिन बर्बाद हो जाते हैं, आप ठीक हो जाओगे 2-4-6 दिन में, लेकिन गाइस जो हेल्थ खराब होती है ना, उसके बाद बहुत दिन तक आपको लो फील होता रहेगा। अब जब से मेरे को फीवर आया ना, जब से, वैसे नॉर्मल मैं ठीक हूँ, ठीक है, एक तो ये गले में बस घाव है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, बाकी अगर जैसे थोड़ा मैं चलती फिरती हूँ ना, तो सीरियसली ऐसे लगता है जैसे टांगे मतलब थक गई हैं, बहुत ज्यादा थक गई हैं, वरना मैं इतना चलने वाली लड़की हूँ, है ना, और मतलब बहुत होता है, एक वीकनेस आ जाती है। चलिए ओके, तो ध्यान रखेंगे अपना, वायरल का टाइम चल रहा है, आपको पता है ये सितंबर अक्टूबर और जो आपका मिड नवंबर तक ये बीमारियों वाला महीना होता है, ठीक है। तो ये बीमारियों वाले महीने आ रहे हैं पूरे, क्योंकि इधर वर्षा खत्म होती है, और जब वर्षा खत्म होती है गाइस, तो बहुत सारे डिसीजेज उसके बाद आती हैं, बहुत सारी, क्योंकि हर जगह मॉइस्चर होता है ना, तो डिसीजेज निकल के आते हैं, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया इन्हीं महीनों में आते हैं, ठीक है। तो हेल्थ का ध्यान रखो। चलो देखते हैं, प्यारा सा मोटिवेशन है, इन क्लास को एंड करते हैं। जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे, जरा कामयाब तो होने दो मुझे मेरे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे, जो 4 लोग मेरे पीछे बातें करते थे वह भी मेरे पीछे चले आएंगे, है ना। तो ऐसे ही बनाओ कि जो 4 लोगों में कौन आते हैं, तुम लोग के रिलेटिव्स, सबसे पहले उन 4 लोगों में तुम लोग को रिलेटिव्स आते हैं, है ना। किसी को प्रॉब्लम हो ना हो दुनिया में, एक रिलेटिव्स, एक पड़ोसी, जो हमारे नेबर्स हैं वो, और हमारे रिलेटिव्स, गैस सबसे खतरनाक चीज होती है दुनिया की, है ना। दिखते भी है नहीं हरामखोर, और होते भी इतने नालायक हैं। अगर आप सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको जीने नहीं देंगे, हो गया तो वैसे ही फूकेंगे आधे के आधे, है ना। और दूसरी चीज गैस, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको पता है आप मेहनत कर रहे हो, उनको लगता है भाई हलवा है बच्चा, घुसा कंपटीशन की तैयारी में और सिलेक्शन ले लिया, उससे पोस्ट ले ली, है ना, उनको ये लगता है। तो उनको कुछ नहीं समझ में आता, उनको बस ये है कि भाई फलाना इंसान अपने बच्चे पे खर्चा कर रहा है, उसका बच्चा तैयारी में लग गया तो भाई 1 महीने के अंदर तो सिलेक्शन ले लेगा। जैसे कि मतलब उनके जो है ना, उनके प्यो ने क्या कर रखा है, पूरी सरकार वही चला रहे हैं, है ना।
वही हमें सीट देंगे। तो वही चीज़ है, तो इन 2 लोगों से बच के रहो, ये उन्हीं 4 लोगों में से आते हैं, ठीक है। तो ये 4 लोग क्या कहेंगे, तो अगर इन 4 लोगों को अपने पीछे लगाना है, अपनी तारीफ करवानी है, ठीक है, तो कामयाब हो लो जल्दी से। ओके चलिए। मुझे बड़े ही अजीब लगते हैं रिलेटिव्स। कभी कभी जैसे मेरे पास भी फोन्स वगैरह आते हैं, मैं नहीं उठाती किसी का भी। तो जैसे मेरे घर पे बोलेंगे अरे तुम्हारी बेटी तो बड़ी एटीट्यूड वाली, फ़ोन ही नहीं उठाती, हम करते हैं। तो मेरी मम्मी एक ही चीज़ कहती है, तुम करते क्यों हो, बच्चे के पास तुम क्यों फ़ोन करते हो, बच्चे से तुम लोग को क्या बात करनी है, हैं? हमारे पास करो, हमसे पूछो, हमसे बात करो, तुम लोग को क्या बात करनी है। वो नहीं उठाती, वो किसी का भी नहीं उठाती, हमारे फैमिली के अलावा वो किसी का फ़ोन नहीं उठाती। तो होता है, ठीक है। बस मैं उठाती हूँ, मेरी बुआ जी का उठाती हूँ, है ना। बुआ जी तो भाई अपने घर की होती है, तो उनका उठा लेती हूँ। हालांकि अगर बुआ जी भी वो 4 लोगों में आती तो उनका भी नहीं उठाती, बुआ जी मेरी बहुत अच्छी है, तो उनका उठा लेती हूँ, मैं किसी का नहीं उठाती। चलिए ओके गाइस, हो गया, हमने थोड़ा सा यहाँ 4 लोगों वाली बात कर ली, भावना में बह गए और बहते बहते बहुत आगे निकल गए, ठीक है। इसी के साथ अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बिंदास रहो, खाओ पियो एकदम मौज से और पढ़ो भी एकदम बिंदास तरीके से, ठीक है। कहते ना खूब खुश रह के पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। ओके गाइस, इसी के साथ मैं छवि आप लोगों से विदा लेती हूँ। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, जल्दी सिलेक्शन ले लो, मेरी बेस्ट आपके साथ है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।